अगर आपने लॉ किया हो तो हर कोई सपना देखता है जज बनने का। देखिए, आपको यदि एक जज बनना है तो आपको लॉ की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। कई लोगों को लॉ की जानकारी होती है लेकिन समझ नहीं होती। इन दोनों चीजों में बहुत बड़ा अंतर है। हम 3 ईयर प्रैक्टिस रूल के बारे में बात करते हैं। जुडिशरी के लिए आपको 3 ईयर पहले कोर्ट में प्रैक्टिस करना है। आपने बीए किया, बीए के बाद आप 3 साल लॉ कर रहे हैं, फिर 3 साल आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपकी उम्र कहाँ चली जाएगी? आप 25-26 साल के हो जाएंगे। कोई 30 साल तक इंतजार करे जज बनने के लिए, तो मुझे थोड़ा कहीं ना कहीं ये अनुचित लगता है। लेट्स से एक स्टूडेंट है, वो देता जा रहा है एग्जाम बट नहीं क्वालिफाई हो पा रहा। कहते हैं ना, वेयर देयर इज विल देयर इज अ वे। मैं कई सारे ऐसे विद्यार्थियों को जानता हूं जो जुडिशरी की तैयारी करते रह गए और वो सफल नहीं हुए, लेकिन वो कोर्ट में गए, प्रैक्टिस में गए और उन्होंने बहुत अच्छा किया। प्रीलिम्स दिया, मेंस दिया, इंटरव्यू में रह गए। तो क्या इंटरव्यूज में लक मैटर करता है आपके अकॉर्डिंग? लक क्या होता है ये तो मुझे पता ही नहीं है। अपने आप को लेटेस्ट लॉ से कैसे अपडेट रखे टाइम टू टाइम? एक ऐसी क्वालिटी बताइए जो एक इंसान को जज बनाता है और एक को नहीं। डिसिप्लिन। यदि मैं डिसिप्लिन्ड हूँ तो मैं एक रूटीन से पढ़ूंगा। सर, एक लास्ट गोल्डन एडवाइस उन जुडिशियल एस्पिरेंट्स के लिए जो तैयारी कर रहे हैं अब जुडिशरी की, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ गांधी टॉक्स। और आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। जी हाँ, आज हम बात करेंगे जुडिशरी एज अ करियर। बहुत स्टूडेंट्स की क्वेरीज आई थी मेरे पास कि मैम जुडिशरी पे एक पॉडकास्ट होना चाहिए, और इसी पॉडकास्ट के लिए आज हमारे साथ है एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट के फाउंडर मिस्टर आलोक कुमार रंजन जी। मिस्टर आलोक रंजन जी ये बहुत सारी बेयर एक्ट्स लिखते हैं, लॉ की बुक्स लिखते हैं, और आज का पॉडकास्ट ये बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है जुडिशरी एस्पिरेंट्स के लिए। चलिए मिलते हैं सर से। हेलो सर, कैसे आप? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सर, वेलकम टू आवर शो गांधी टॉक्स। बहुत बहुत धन्यवाद मनिका गांधी जी आपका कि आपने ये विषय चुना है जो कि बहुत ही अभी प्रासंगिक है। बड़े बच्चे, आपको तो पता ही होगा, अभी 3 साल का एक निर्णय भी आया था, बड़े बच्चे भी भ्रमित हैं, इसलिए टॉक बड़ा रेलिवेंट है जी। डेफिनेटली सर। सर, अगर आपने लॉ किया हो तो हर कोई सपना देखता है जज बनने का, और उन्हीं जजेस को पढ़ाना ये अपने आप में एक बहुत रिस्पेक्ट की बात है। तो आपको कब ऐसा लगा कि ये आपकी कॉलिंग है? क्योंकि आप चाहते तो आप भी जज ही बन जाते, पर आप उनको पढ़ा रहे हो, तो ये आपकी कॉलिंग कब रही, कैसे रही, मतलब सब बताइए हमें। देखिए, ऐसा है कि पढ़ाने की जो बात है ये मेरे में बहुत दिनों से थी, और मैं अपने जब कॉलेज को पास किया उस समय से ही मेरी पढ़ाने की आदत रही थी। मैं बहुत सारे बच्चों को, यहाँ तक कि कुछ अपने जूनियर शिक्षकों को भी पढ़ाता रहता था, तो वो लोग बार बार कहते रहते थे कि आप बहुत अच्छा पढ़ा लेते हैं। तो ये पढ़ाने की बात तो वहाँ से है। जब मैंने लॉ किया दिल्ली विश्वविद्यालय से 1994 से 97 के दौरान, तो उस समय भी मैंने अपने कई सहपाठियों को पढ़ाया, एंड मेनी ऑफ देम आर जजेज हियर। तो मुझे उस समय भी उन लोगों ने बड़ा कॉम्प्लीमेंट दिया कि तुम बड़ा अच्छा पढ़ाते हो। तो एक वो बात दिमाग में कहीं ना कहीं बैठ गई। और देखिए, जब आप कैरियर के रूप में देखते हो तो हमारे समय में जज का ऐसा कोई एग्ज़ाम बहुत रेगुलर नहीं होता था जैसा आजकल हो रहा है। उस समय आईएएस की तैयारी होती थी, तो मैंने भी थोड़ी बहुत की, लेकिन धीरे धीरे लॉ की ओर मेरा इंटरेस्ट हो गया और मैं लॉ में ही बढ़ता बहता चला गया। और लॉ तो आपको पता ही एक अथाह सागर है। फिर इसी में जब डूबा तो डूबा ही रह गया, फिर निकलने का मौका ही नहीं मिला, और आज उसी ओशन में हम चल रहे हैं, गोते लगा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। क्या बात है सर, बहुत ही बढ़िया। चलिए सर, स्टार्ट करते हैं हम अपने पॉडकास्ट को। सर, अब एक स्टूडेंट है जुडिशरी की तैयारी कर रहा है, ठीक है, 3 ईयर में है, 5 ईयर में है। सबसे पहले उसका ये सवाल होता है कि मैं क्या सही टाइम है जुडिशरी की तैयारी करने का? अब अगर फर्स्ट ईयर के बच्चों को देखोगे, मतलब 5 ईयर की बात करूँ मैं, 3 ईयर थोड़ा सीरियस होता है, पर अगर मैं 5 ईयर की बात करूँ तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में सब बच्चे ऐसे अपना मजे करते हैं कि चलो अभी क्या करना, अभी तो टाइम है। तो वही एक आइडियल टाइम क्या है जुडिशरी की प्रिपरेशन स्टार्ट करने का आपके अकॉर्डिंग? देखिए, आपको यदि एक जज बनना है, एक जुडिशियल ऑफिसर बनना है, तो आपको लॉ की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। और लॉ की अच्छी जानकारी होने के लिए देखिए, लॉ बहुत ही, इसमें वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स हैं। प्रोसीजरल लॉ है, सब्सटेंटिव लॉ है, लीगल हिस्ट्री, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसको जानने के लिए आपके पास समय बहुत कम होता है। या तो आप 3 साल का लॉ कर रहे होंगे या 5 साल का। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी जुडिशियल सर्विसेज का प्रिपरेशन इतना सरल भी नहीं है, इतना कठिन भी नहीं है, बट इतना सरल भी नहीं है।
आपको 25-30 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, कुछ लोकल लॉज पढ़ने होते हैं, तो उसमें काफ़ी वक्त लग जाता है। तो मेरे अनुसार कम से कम आपको 3 साल का वक़्त चाहिए इसके लिए। तो आप जब पहले साल में रहते हैं, आप उस समय तैयारी शुरू कर लेते हैं। जैसा आपको पता होगा, कई विश्वविद्यालय पहले साल में ही लॉ के विषय पढ़ाते हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट है, पीनल लॉज है, क्रिमिनल लॉज हैं, वो जुडिशरी में भी आपको करना है। तो यदि आप जुडिशरी की प्रिपरेशन उसी समय से करोगे जब आप एलएलबी की पढ़ाई कर रहे हो, एक तो आपको फ़ायदा होगा कि एलएलबी में भी आपको बहुत अच्छा ज्ञान मिलेगा और आप साथ-साथ जुडिशरी की भी तैयारी कर रहे होगे। और जुडिशरी की ही क्यों, लॉ से होने वाले कोई भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, यदि आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि आप विषय को अच्छे से पढ़ रहे हो। आप यदि आईपीसी अच्छे से पढ़ रहे हो, तो आप प्रोसिक्यूशन ऑफिसर की भी तैयारी कर रहे हो, जुडिशियल सर्विसेज की भी तैयारी कर रहे हो, आईएएस की भी तैयारी कर रहे हो, आप क्लैट एलएलएम की भी तैयारी कर रहे हो। तो आपको मैं यही कहूँगा कि जितनी जल्दी हो सके तैयारी को शुरू करना चाहिए। इससे आपको अपनी गलतियों को समझने का और तैयारी करने का भरपूर मौका मिलता है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे लॉ में उतना सीखेंगे। तो पहले तो आप ज्ञान लेंगे, सीखेंगे, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे उसी ज्ञान को एज पेपर, फिर कोर्ट में भी जाएंगे आप, तो आपको काफ़ी समय लगता है। जी सर, बिल्कुल सर। हम 3 ईयर प्रैक्टिस रूल के बारे में बात करते हैं, जो आजकल नया आया है कि जुडिशरी के लिए आपको 3 ईयर पहले कोर्ट में प्रैक्टिस करना है। इसको लेके स्टूडेंट्स में काफ़ी कन्फ्यूजन हो गई है। तो एक बारी बताइए ये रूल क्या है और किन पर अप्लाई होता है? देखिए, ये रूल जो है अभी जो आया है कि 3 साल की प्रैक्टिस आपके लिए आवश्यक है। आपको पता होगा कि बहुत पहले लॉ 2 साल का कोर्स होता था। बहुत कम लोग इस बात को जानते होंगे। हाँ। उसके बाद ये जब 2 साल का कोर्स होता था, उस समय ये नियम था कि आप जाएँ और कोर्ट में लॉ को भी सीखें। लेकिन जब से ये 3 साल और 5 साल का कोर्स आया लॉ में, तब से उस कोर्स के तहत कोर्ट में इंटर्नशिप भी कंपल्सरी कर दिया गया। तो आप ऑलरेडी कोर्ट में जाते रहे थे। तब न्यायालय ने, सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसी परिस्थिति में आपको एग्ज़ाम देते ही, आप एलएलबी करते ही आप जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी कर सकते हो या और एग्ज़ाम दे सकते हो। लेकिन अब फिर आया कि साहब ये जो जजेस नए-नए आते हैं, जो जस्ट एलएलबी करके आ जाते हैं, वो कई बार कोर्ट के डेकोरम को, मैनर को, उस डेप्थ को नहीं समझ पाते। और सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी निर्णय दिया, हाल में ही मई महीने में दिया था इन्होंने निर्णय, उसमें उन्होंने कहा कि देखिए, जज को पहले दिन से लाइफ, लिबर्टी, बहुत बड़े-बड़े सवाल उनको निर्धारित करने पड़ते हैं, उनको डिसाइड करना पड़ता है। सो इसलिए ज़रूरी है कि जज को कोर्ट की चीज़ें पता होनी चाहिए और लाइफ का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो इसीलिए हाल के निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया कि अब आपको 3 साल प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। इसके पीछे एक और बहुत बड़ा कारण है। आप जानते होंगे एक एग्ज़ाम होता है एआईबी, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन। अब चूंकि बहुत सारे लॉयर सिर्फ डिग्री लेके आ जाते थे और प्रैक्टिस करते थे, उनको लॉ की जानकारी नहीं होती थी, बेसिक्स नहीं पता होता था। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक रूल बना दिया कि आपको साहब एग्जाम देना पड़ेगा एआईबी का, और एग्जाम देने के लिए उन्होंने 2 साल का उनको वक्त दे दिया एलएलबी के बाद। राइट। तो एलएलबी के बाद जो ये 2 साल का वक्त लिया, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि देखिए, हम वकील बनने के लिए भी 2 साल का वक्त दे रहे हैं, तो जज बनने के लिए 3 साल की प्रैक्टिस क्यों नहीं। एक तर्क उन्होंने ये भी दिया कि चूंकि बार काउंसिल ने 2 साल के लिए उनको दे दिया कि आप प्रैक्टिस करो, बट 2 साल में आप एग्जाम निकाल लो, यानी आपको कोर्ट का डेकोरम पता चल जाए और आप ये एग्जाम भी निकाल लो, ताकि हम आपकी एलिजिबिलिटी के बारे में आश्वस्त हो जाए। राइट। अब उसी तर्ज पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा जुडिशियल ऑफिसर्स को भी 3 साल की प्रैक्टिस होनी चाहिए, उनको कोर्ट का डेकोरम पता होना चाहिए, प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स पता होना चाहिए, कोर्ट में कैसे डीलिंग होती है पता होना चाहिए, कोर्ट में कैसे लॉ चलता है पता होना चाहिए, और एक बहुत बड़ी बात है, उनको एटिकेट और मैनर पता होना चाहिए। लेकिन यदि आप मुझसे जाति तौर पे पूछें कि ये कितना उचित है, तो मुझे थोड़ा कहीं ना कहीं ये अनुचित लगता है। ऐसा क्योंकि आप देखें कि लॉ जो है, आजकल लड़कियां भी बहुत लॉ करती। अब लड़कियों के साथ ये भारत का समाज है, उनके माता पिता चाहते हैं कि उनकी शादी हो जाए एक उचित उम्र में। अब आपने बीए किया, बीए के बाद आप 3 साल लॉ कर रहे हैं, फिर 3 साल आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपकी उम्र कहाँ चली जाएगी, आप 25-26 साल के हो जाएंगे। उसके बाद आप एग्जाम देंगे, एग्जाम की तैयारी करने में 2-3 साल लग जाएंगे, फिर निकालने में 2-3 साल, तो आप 30 साल के हो जाएंगे। अब भारतीय समाज के इस व्यवस्था को समझते हैं, उसमें गार्जियन चाहता है कि बेटियों की शादी 25-26 साल में हो ही जाए, जो जनरली देखा जाता है। जहां तक लड़कों का सवाल है, वो भी
कोई 30 साल तक इंतजार करे जज बनने के लिए, ये थोड़ा सा संदेह का प्रश्न है। लोग चाहते हैं अर्ली सेटलमेंट ऑफ लाइफ। एब्सोल्युटली। लॉ किया और लॉ के बाद एग्जाम दिया। करेक्ट। और मैं तो आपसे कहूंगा कि आप आईएएस बनाते हैं जो पूरे देश को चलाता है, उसको आप 21 साल में ही बना देते हैं। 1 साल 2 साल की ट्रेनिंग देते हैं और आप उसकी पोस्टिंग कर देते हैं। 23 साल 22 साल का विद्यार्थी लड़का और लड़की पोस्टिंग में आ जाता है और वो देश को चलाता है। तो जज क्यों नहीं चला सकता? जबकि जज के साथ तो एक खास बात है कि उसके पास दोनों पक्षकार वकील होंगे, 2 तरफ से वकील होते हैं। जज को तो निर्णय देना होता है कौन सही कौन गलत, ये तो तर्क की बात है। हाँ, जहां तक आपने कहा जुडिशियल मैनर, डेकोरम, एटिकेट की बात है, तो उसके लिए ट्रेनिंग होनी चाहिए। और ये सेटी कमीशन ने भी कहा था कि उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, तो आप ट्रेनिंग देकर के उसमें सुधार ला सकते हैं। जी सर। जी हाँ। तो आपके हिसाब से इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है या नेगेटिव इम्पैक्ट है जुडिशियल एस्पिरेंट्स में? नहीं, देखिए, जुडिशियल एस्पिरेंट्स में तो इसका बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट है। वो कहीं ना कहीं डिसहार्टेंड फील कर रहा है, उनको लग रहा है। अब देखिए, 3 साल यदि जो प्रैक्टिस करेगा कोर्ट में, वो उसको कोर्ट क्राफ्ट पता चल जाएगा, कोर्ट मैनर्स पता चल जाएगा, उसको पैसे मिलने लगेंगे, उसको केसेस मिलने लगेंगे, फिर वो जुडिशियल सर्विसेज में जाएगा नहीं जाएगा, एक बहुत बड़ा प्रश्न है। जी सर। मुझे तो लगता है कि बहुत सारे बच्चे निरुत्साहित हो गए हैं और वो जुडिशियल सर्विसेज में जाने का जो मन था, वो कहीं ना कहीं उनका वो मन टूट रहा होगा, दिल टूट रहा होगा। ऑफ कोर्स। और सर, प्रिपरेशन में भी तो फर्क आया होगा। अब स्ट्रैटेजी बदल गई प्रिपरेशन की। पहले हम लॉ से कर रहे थे, अब प्रैक्टिस आ गई, तो मतलब डिले ही हुआ देखा जाए तो प्रिपरेशन की। बिल्कुल डिले हुआ है, बिल्कुल डिले हुआ है भाई। चलिए, जुडिशरी में 3 लेवल्स होते हैं, प्रिलिमिनरी, मेंस, फाइनल। एक बार इन सब के बारे में बताइए, कितने मार्क्स का कौन सा पेपर होता है और सबसे पहले प्रिपरेशन किसकी करनी चाहिए? क्योंकि जब मैं लॉ में थी तो मेरे फ्रेंड्स कहते थे मेंस की तैयारी कर लो, अपने आप प्रीलिम्स की हो जाती है। तो ये थोड़े से डाउट्स क्लियर कर दीजिए स्टूडेंट्स के। देखिए, जो ये जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम है, ये 3 स्टेज एग्जाम है। जैसा आपने कहा, प्रिलिमिनरी, मेंस, इंटरव्यू। प्रिलिमिनरी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें जनरली आपको 4 ऑप्शंस दिए रहते हैं, आपको सही चुनना होता है। मेंस एग्जाम में अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, अप्लाइड क्वेश्चंस होते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें आपको आंसर्स रिप्रोड्यूस कर रहे होते हैं। राइट। और इंटरव्यू में आपका साक्षात्कार होता है, जब आपकी हम सुटेबिलिटी चेक करते हैं कि आप जज बनने के लायक हैं या नहीं। देखिए, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन एक प्रकार का एलिमिनेशन का एग्जामिनेशन है। ये बेस लेवल की तैयारी खोजता है। आप यदि ढंग से बैरेक्ट को पढ़ते हैं, आप यदि ढंग से सेक्शंस को पढ़ते हैं, तो आपको यदि चीज़ों की समझ हो जाती है। देखिए, मैं आपको यहाँ एक बात बहुत ध्यान से बताना चाहूँगा और बहुत ही जिम्मेदारी के साथ बताना चाहूँगा कि कई लोगों को लॉ की जानकारी होती है लेकिन समझ नहीं होती। इन दोनों चीज़ों में बहुत बड़ा अंतर है। लॉ की जानकारी होना कि इस विषय पर ये लॉ है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। लॉ ऐसा क्यों है, लॉ वैसा क्यों है, आपने यही लॉ क्यों बनाया, इसी प्रकार से बैरेक्ट क्यों लिखा, इस धारा में 6 क्लॉजेस क्यों हैं, इस सेक्शन में ये बात क्यों लिखी है। सबके पीछे एक कार्य कारण है, कॉज एंड इफेक्ट है, जिसकी विवेचना हम नहीं करते हैं। यदि आप इसकी विवेचना शुरू कर देंगे, एनालिसिस शुरू कर देंगे कि क्यों ऐसा लिखा है। आप बताओ, मैं आपको एक साधारण सी बात, मैं प्रिलिमिनरी पे बोल रहा हूँ, मैं बोलूँ कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो सबसे पहले क्या आएगा? ऑफर आएगा, उसके बाद एक्सेप्टेंस आएगा। आप जब जाएंगे भारतीय संविदा अधिनियम, जिसको आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहते हैं, उसमें भी आप ऐसे ही देखेंगे, सेक्शन 2 के ए में ऑफर लिखा होगा, बी में एक्सेप्टेंस। लेकिन आपने ये बात सोची नहीं। यदि आप सोच के समझ के तैयारी नहीं करेंगे तो आप फिर प्रिलिमिनरी पास नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एनालिसिस का चीज़ है। आपको सेक्शंस ध्यान करने में, इन चीज़ों में उससे मदद मिलेगी। तो मैं यही कहूँगा कि प्रिलिमिनरी हालांकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे आधारित है, लोगों को लगता है कि ज्ञान का ये विषय है, नहीं, ये समझ का विषय है। आप यदि समझ के बैरक पढ़ेंगे तो आप प्रिलिमिनरी निकाल लेंगे। जहाँ तक मेंस की तैयारी की आपने बात की, मैंने बताया कि मेंस में आपको आंसर लिखना होता है। लॉ में आपको पता है, लॉ में लिटरेचर और लैंग्वेज का बहुत रोल है। तो आपकी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, यानी आप जिस भी भाषा में तैयारी कर रहे हैं, इफ़ यू आर स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश मीडियम, योर इंग्लिश शुड बी लिटिल बिट गुड। यदि आप हिंदी के छात्र हैं, आपकी हिंदी अच्छी होनी चाहिए ताकि आप लिख सकें। ये मैं आम तौर पे देखता हूँ विद्यार्थियों में कि उनमें भाषा की बड़ी कमी है,
वो भाषा नहीं समझ पा रहे। तो जब तक आप मेंस परीक्षा के लिए भाषा नहीं बनाएंगे, लैंग्वेज नहीं बनाएंगे, समझ तो बनानी ही है बनानी, क्योंकि क्वेश्चन वैसे आते हैं जो समझ आपसे उम्मीद करते हैं, सिर्फ ज्ञान नहीं, समझ। तो वो आपको मेंस की परीक्षा के लिए बड़ा आवश्यक है कि आपके पास समझ होनी चाहिए। समझ का मतलब फिर मैं वही कहूँगा, आपको तर्क होना चाहिए, सिर्फ ज्ञान नहीं होना चाहिए, तर्क भी होना चाहिए। ऐसा क्यों है, ये लॉ ऐसा ही क्यों बना, कोई विधि ऐसी ही क्यों बनी, आपको ये सवाल पूछ। और यदि आप इस तरह से तैयारी करेंगे तो आपको लगेगा कि ये तैयारी बड़ी अच्छी है। और साक्षात्कार तो आप समझ ही रहे, इंटरव्यू इज बेसिकली ए काइंड ऑफ एग्जामिनेशन, जहाँ पे हम ये देखते हैं कि अगला व्यक्ति ये जज बनने लायक है कि नहीं, डिसीजन ले सकता है कि नहीं ले सकता है, क्या ये किसी चीज़ से प्रभावित होता है, ये ऑब्जेक्टिव डिसीजन लेता है नहीं लेता है, न्यायपूर्ण निर्णय लेता है नहीं लेता है। जो ट्रेट्स देखे जाते हैं जनरली, उन चीज़ों की वो परीक्षा है। सर, जुडिशरी का सिलेबस बहुत वास्ट होता है, तो पेपर के लिए कैसे स्ट्रैटेजी बनाए? स्पेशली अलग अलग स्टेट्स का पेपर होता है, तो उसके हिसाब से भी थोड़ा बताइए। ये सवाल बहुत लंबा है और इसका उत्तर भी बहुत लंबा है। इसके लिए तो आपको अलग से फिर बैठना पड़ेगा घंटों हमारे साथ। लेकिन चूंकि सवाल ये बहुत ही सुसंगत है, रेलिवेंट क्वेश्चन है, एंड बहुत सारे बच्चे जानना चाहते होंगे, तो मैं आपके माध्यम से उनको बताऊं। देखिए, जुडिशरी का जो सिलेबस आपने बताया, इसमें सब्सटेंटिव लॉ, प्रोसीजरल लॉ और लोकल लॉ, इस तरह के लॉज आते हैं। सब्सटेंटिव लॉ जनरली आप जानते ही होंगे, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्ट्रैक्ट है, आईपीसी है, टॉर्ट है, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, ये सारे लॉज उसमें आते हैं। प्रोसीजरल लॉ जो बहुत इंपॉर्टेंट है न्यायिक सेवा, जुडिशियल सर्विसेज में, बिकॉज जजेज आर रिक्वायर्ड टू यूज देम इन कोर्ट्स, जिसमें सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सिविल प्रोसीजर कोड, लिमिटेशन, रजिस्ट्रेशन, एसआर इत्यादि आप जानते होंगे। तो ये सारे विषय उसमें हैं। अब देखिए, कुछ विषय तो बहुत छोटे हैं, कुछ विषय बहुत बड़े हैं। तो देखिए, विषय की लंबाई चौड़ाई पर आप मत जाइए, बिकॉज ये एग्ज़ाम ये नहीं कह रहा है कि आप सारे विषय के हर सेक्शन को, हर केस को जान लीजिए। यदि आप ऐसे पढ़ेंगे तब तो आपको कई वर्ष लगेंगे। लॉ एक विशद विषय है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप यदि एग्ज़ाम को समझ लें, एग्ज़ामिनेशन को समझ लें और एग्ज़ामिनेशन के पैटर्न को समझ लें, तो आपको वही बहुत बड़ा सा सिलेबस बहुत छोटा दिखने लगेगा। आप तो बहुत सारे उदाहरण जानते होंगे। अर्जुन, जब उसको कहा जाता है कि तुम्हें मछली की आँख को भेदना है, वो भी जो मछली लगातार गतिमान है, गतिशील है, फिर भी वो उसको कर लेता है। तो दिस नीड्स प्रिसीशन, दिस नीड्स दैट काइंड ऑफ क्लियर माइंड सेट कि मुझे ये चीज़ पढ़नी है और ये छोड़नी, कैसे जानेंगे आप? तो मैं उसके लिए आपको एक बहुत आसान सा तरीका बताता हूँ कि उसके लिए आपको करना ये है कि आपको प्रश्न पत्र देखने, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए ना, आप उसको जब ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस बड़े से विषय में कितनी चीज़ें पढ़नी है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। जैसे आप पहले जानते होंगे, आईपीसी में 511 धाराएं थी, अब कम हो गई हैं, 358 है आज की तारीख में। जो नया भारतीय न्याय संहिता आया 2023 वाला, उसमें आपको पता चलेगा कि हार्डली 50 धाराएं पढ़नी है। आपका मन कितना हल्का हो गया, आपका बोझ कितना हल्का हो गया। अच्छा, 358 सेक्शंस में से सिर्फ 50 पढ़ने, 511 में से सिर्फ 51 पढ़ने। तो दिस इज व्हाट इज द प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। नहीं तो आप 20-25 सवाल, 20-25 विषय के यदि इतने सारे सवाल और सारी धाराएं पढ़ने लगेंगे तो पता है अनंत काल तक आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो आपको ये समझना है कि सिलेबस तो बहुत बड़ा है, लेकिन परीक्षा के लिए जो पढ़ना है वो कम है, वो सीमित है, वही समझ है तैयारी। इसी को हम लोग एक शब्द में कहते हैं प्रिपरेशन। राइट। ये प्रिपरेशन है जी। सर, आपके साथ बात करके तो लग रहा है कि काश मैं भी कर लेती जुडिशरी की तैयारी टाइमली, बट मेरा कभी इंटरेस्ट नहीं बैठा। बट आज अभी तो मुझे बैठे बैठे पॉडकास्ट करते ही इंटरेस्ट आ रहा है। चलिए, पढ़ाई से क्वेश्चन माइंड में आया कि कितने घंटे की पढ़ाई करनी चाहिए, और क्या सेल्फ स्टडी से जुडिशरी क्रैक हो सकता है या कोचिंग लेनी ज़रूरी है? कई सारे प्रश्न एक साथ आपने पूछ दिए हैं, मल्टीपल क्वेश्चंस हैं।
सबसे पहले आपने पूछा कितने घंटे। हम्म। देखिए, कोई भी चीज़ घंटे से नहीं होता। राइट। यदि मैं पूरे मनोयोग से, कंसंट्रेशन से कोई विषय पढ़ता हूँ, कोई टॉपिक पढ़ता हूँ, तो 1 घंटे में वो ख़त्म हो जाता है। हाँ। और यदि मैं उसको बिना समझे, बिना किसी कंसंट्रेशन के पढ़ रहा हूँ, बिना उसका मैं ओरिएंटेशन समझे पढ़ रहा हूँ, तो मुझे कई दिन भी लगेंगे, फिर भी मेरी तैयारी पूरी नहीं होगी, समझ नहीं आएगी मुझे। बट एक साधारण तौर पे मैं कहूँ तो किसी भी विद्यार्थी को 5 से 6 घंटे पढ़ना चाहिए इस परीक्षा के लिए। यदि आप काम कर रहे हैं, कोर्ट जाते हैं, तो आप 3 से 4 घंटे भी पढ़ेंगे, तो चूंकि आप कोर्ट जा रहे हैं, आप ज़्यादा मैच्योर हैं, तो आप उतनी चीज़ें सीख लेंगे। आपका जो दूसरा सवाल है, आपने कहा सेल्फ स्टडी और प्रिपरेशन। यदि आप जीवन में सफलता चाहते हैं और आप चाहते हैं कि सफलता आपको त्वरित मिले, देखिए, सफलता के रास्ते दोनों प्रकार के हैं। एक लंबा रास्ता है, एक छोटा रास्ता है। लंबा रास्ता है कि आप अपने से प्रयास करें, ठोकर खाएं, फिर संभलें, फिर ठोकर खाएं, फिर प्रयास करें, आप सफल तो होंगे। असफलता कहीं मिलती नहीं जब तक आप प्रतिबद्ध नहीं है कि मुझे असफल हो जाना है। हर व्यक्ति सफल हो सकता है, लेकिन यदि आपको सफलता त्वरित चाहिए तो आपको गूढ़ ज्ञान चाहिए, तात्विक ज्ञान चाहिए, एलिमेंटल नॉलेज चाहिए। उसके लिए आपको किसी न किसी साधक के पास जाना पड़ता है, सदैव एक गुरु के पास जाना पड़ता है। जैसे आपको मान लीजिए सीआरपीसी की सारी धाराएं याद करनी है, कैसे कर लेंगे आप? बट किया जा सकता है। आपको सारा चीज समझना है, समझा जा सकता है। ये पता चल सकता है कि संविधान के आर्टिकल 124 में जहां पर सुप्रीम कोर्ट की बात लिखी है, उसमें 1+2+4 7 क्लॉजेज हैं, और 7 क्लॉजेज में 7 बातें लिखी है। हाँ। लेकिन ये बताएगा कौन आपको? ऐसे कई सारे अनगिनत बातें हो सकती है जिसको सीखने के लिए आपको कोचिंग का मतलब ये नहीं कि आप किसी भी कोचिंग में कहीं में पहुंच गए। यदि आपको सचिन तेंदुलकर बनना है तो आपको रमाकांत आचरेकर चाहिए, ये नहीं कि कहीं भी आप चले जाएंगे। तो कोचिंग भी करना है तो आपको बहुत ध्यान से इस बात को समझना पड़ेगा, कौन इस विधा में पारंगत है, किसको इस विधा का अनुभव है, आपको उसी के पास जाना है। लेकिन ये नहीं है मैं कह सकता कि आप सेल्फ स्टडी से नहीं कर सकते। यदि कोई विद्यार्थी या कोई व्यक्ति, महिला या पुरुष, प्रतिबद्ध है, दे आर डिटरमाइंड कि मुझे ये करना ही करना है, कर सकते हैं। मैंने खुद से लॉ पढ़ के सीखा है, बट ये बहुत लंबी राह है। मैंने 1994 से लॉ पढ़ना सीखा, और अभी भी लगता है कि मैं बहुत कुछ मुझे अभी सीखना है। तो ये बहुत लंबी यात्रा है। तो आप लंबा रास्ता चाहते हैं तो खुद से भी तैयारी कर सकते हैं, कोई मना ही नहीं है। मुझे भी सर ऐसा लगता है कि मेंटोर होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम जुडिशरी एस्पिरेंट्स की बात करें तो एक सही मेंटोर कैसे चूज़ करें, ये भी अपने आप में एक सवाल है। और जैसे कि होता है ना कि अगर आप किसी अपने सीनियर के पास जाते हो, नहीं है उनके पास समय आपको देने के लिए, वो थोड़ा बहुत ऊपर से बता दिया, तो एक ये भी एक सवाल बनता है कि कैसे हम एक सही मेंटोर को चूज़ कर सकते हैं अगर हम जुडिशरी की जर्नी में आए हैं तो। देखिए मनिका, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। और ये जो प्रश्न है आपका, ये सिर्फ हमारे लॉ विषय से रिलेटेड नहीं है। बहुत सारे बच्चे आजकल बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षा देते हैं। दे शुड ऑल्सो नो एंड देयर गार्जियन शुड नो। मैं बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनके अभिभावकों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आज का जो समय है जिसमें आप देखते हैं कि पैसा बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। गार्जियन भी सोचता है कहाँ कम फीस में कोचिंग हो जाएगी। राइट। ये जो भाव है बड़ा गलत है। देखिए, मैं पूरे आपके माध्यम से पूरे राष्ट्र को बताना चाहता हूँ कि मैं एक शिक्षक के रूप में यही समझता हूँ कि आपको भोजन में, दवाइयों में और पढ़ाई में, इन 3 चीज़ों में, फूड, मेडिसिन एंड एजुकेशन, यू शुड नेवर कॉम्प्रोमाइज, बिकॉज ये आपके लाइफ को चेंज करता है। फूड आपके शरीर को खराब कर देगा, मेडिसिन आपकी बीमारी नहीं जाने देगा यदि आप सही नहीं खाओगे, और एजुकेशन यदि आपका सही नहीं होगा तो आपको हमेशा लगेगा ये विषय बड़ा ही कठिन है, जटिल है। देयर इज नथिंग लाइक दैट। You will feel that law is very complex subject, but it is not so. It's very easy, interesting, fascinating subject. But to make it fascinating, you will have to work hard and you will have to be trained properly. तो जो आपने सवाल पूछा कैसे ढूंढें, तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब आप इस परीक्षा की तैयारी करते हैं या आप कोई अच्छा लॉयर भी बनना चाहते हैं,
जज की बात नहीं, लॉयर भी बनना चाहते हैं यदि आप, तो आपको लॉ की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। ये कोचिंग सिर्फ जुडिशरी के लिए नहीं होगा, आपको एक अच्छा लॉ में अधिकारी बनना है, एक अच्छा वकील बनना है, तो भी आपको लॉ का बहुत अच्छा ज्ञान चाहिए। हाउ विल यू गेट दैट नॉलेज जो आपको कोर्ट में काम आए, जज के रूप में, वकील के रूप में कैसे मिलेगा आपको, कैसे जानेंगे आप? तो मैं इसमें आपको सलाह दूंगा कि पहले तो आप ये देखिए कि आपकी ज़रूरत क्या है, कोर्ट में क्या चाहिए, आपको किस प्रकार के सवाल कोर्ट में उठते हैं, उस प्रकार के सवाल का उत्तर कौन दे सकता है। लेकिन आप इतनी आसानी से पता नहीं कर पाएंगे। तो इसको पता करने का तरीका यही है, आप जाइए, आप लोगों से पूछिए, पता करिए। जैसे आप आज मुझसे बात कर रहे हैं, हम लोग इस काम को 25 साल से कर रहे हैं, हम किताबें भी लिखते हैं, हम पढ़ाते भी हैं। आप उसके क्लास नोट्स को देखिए, किताबों को देखिए, आपको गुणवत्ता पता चलेगी। लेकिन उस किताब के ज्ञान को कैसे अपने मस्तिष्क में डालना है और कैसे उसको कोर्ट में प्रैक्टिस में लाना है, ये तो आप क्लास में ही सीख पाएंगे। तो उसकी भी एक परीक्षा है, आप जाइए, मिलिए, देखिए, बहुत सारे चैनल्स हैं, उस पर वॉच करिए, आपको पता चल जाएगा। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ तो आपको मेरे बारे में पता चल रहा होगा कि ये व्यक्ति वास्तव में ट्रेनिंग देने लायक है या नहीं है। अब जैसे मुझे पढ़ाना है, मान लीजिए, तो मैं सारे प्रश्न निकाल लूँगा 25, 30, 50 साल के, और मैं उसी के अनुसार अपने लेक्चर को रीओरिएंट करूँगा। बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क finding answer to those questions, because in law there can be many complex questions which arise in court, and it has been arising and it will arise in future too. आप जानते ही न्यायालय को डेली एक नया प्रश्न आता है और उस पर उसको निर्णय देना होता है, तो नए नए प्रश्न आते रहते हैं। इतना सरल नहीं है ये, लेकिन आपको उस विधा में पारंगत होना पड़ेगा। तो आप पीछे के सवाल निकालें, देखें, इसका उत्तर कौन दे पाएगा, तो वो अनुभवी शिक्षक दे पाएगा। तो आप उसको ढूंढिए, उसके पास जाइए। सर आपने तो बहुत लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। अगर अपार्ट फ्रॉम लॉ आपको किसी भी एरिया में प्रॉब्लम आती है और आपको समझ नहीं आ रहा आप कैसे सॉल्व करें, तो उस एरिया से रिलेटेड मेंटोर को ढूंढिए। उस मेंटोर के पास वो सारे आंसर्स होंगे, क्योंकि जिस प्रॉब्लम से आप अभी गो थ्रू हो रहे हो वो हो चुके हैं उस प्रॉब्लम से गो थ्रू। तो ये तो बहुत ही अच्छा लगा कि, क्योंकि मैं भी अपनी लाइफ में कंफ्यूज होती हूँ कि कैसे एक मेंटोर को ढूंढे। फिर मुझे लगता है कि श्री कृष्ण से बड़ा कौन हो सकता है आपका मेंटोर। तो मैं भगवत गीता उठाती हूँ और चलो वो पढ़ती हूँ। चलिए, नोट्स बनाना जुडिशरी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, और अगर हम बुक्स की बात करें, क्या बेयर एक्ट सफिशिएंट है या कुछ रेफरेंस बुक्स भी साथ में पढ़नी चाहिए आपके अकॉर्डिंग? ये मैं आपको बताऊंगा, लॉ के दो इम्पॉर्टेंट सोर्स होते हैं। एक होता है स्टैट्यूट, जिसको आप बेयर एक्ट कह रहे हैं, दूसरा होता है जुडिशियल डिसीजंस। अब विद्यार्थी स्टैट्यूट तो पढ़ सकता है, बेयर एक्ट को खरीद के ले आएगा, पढ़ लेगा, लेकिन किताबें पढ़ेगा तो देखिए 25-30 सब्जेक्ट है, आपके पास समय है, लग्जरी ऑफ टाइम है, तो आप पढ़ सकते हैं, मना ही नहीं है। बहुत अच्छी अच्छी किताबें उपलब्ध है, आप पढ़िए उन किताबों को, बहुत अच्छा ज्ञान मिलेगा। लेकिन क्या आप उस किताब से वो बात ढूंढ पाएंगे जो आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है? फिर वही बात आ जाएगी कि आप ज्ञान के लिए पढ़ रहे हैं या परीक्षा के लिए पढ़ रहे हैं। यदि ज्ञान के लिए पढ़ रहे हैं तो किताबें पढ़ सकते हैं, यदि परीक्षा के लिए पढ़ रहे हैं तो आप किताब को छोड़ दीजिए। मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, आप प्रश्न पत्र को पढ़िए। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रिलिमिनरी के निकालिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मेंस के निकालिए, और मैं बता रहा हूं आपको कि यदि आपने उन सवालों के उत्तर ढूंढे, आपको प्रैक्टिस में बहुत काम आएगा। यदि आपको कल पूछा जाए कि साहब किस न्यायालय में जाना है, आपको पहले ही से पता होगा। ज्यूरिसडिक्शन आप क्रिमिनल लॉ में पढ़ते हैं, सिविल लॉ में, लेकिन उसका वो अच्छा ज्ञान होना चाहिए। प्रश्न पत्र में इतने सारे पहलू पे सवाल आए होते हैं ना, कि किसी भी एक टॉपिक को आप पढ़ते हैं तो सारे पहलू पे आपको उत्तर मिल जाता है, क्योंकि उसमें 20-25 एस्पेक्ट क्वेश्चन आए हैं और आप उसको ढूंढते ढूंढते ही ज्ञानी हो जाते हैं जी। तो मैं आपसे कहूंगा, किताब छोड़ो, प्रश्न पत्र पकड़ो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आप उनके अनुसार अपनी पढ़ाई को रीओरिएंट करो। राइट। और यदि आपने ऐसा कर लिया, आप बिल्कुल सफल होंगे। अच्छा सर, अगर हम केस लॉज की बात करें तो केस लॉज को याद करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत इतने सारे केसेस है, कितना याद कर लेंगे? तो एक बार उसके लिए भी थोड़ा सा बताइए। विद्यार्थी इसमें भी या
बहुत सारे लोग केसेस इतने पढ़ने क्यों हैं? आपको पढ़ने हैं लॉ जानने के लिए। अब देखिए, यदि मुझे एफआईआर, एक बहुत सिंपल सा टॉपिक है, मुझे पढ़ना है एफआईआर का लॉ, तो मैं क्या पढूं? तो मैं वो चीज़ें पढ़ूंगा जो बहुत ही सेलिब्रेटेड डिसीजन है। अब एफआईआर के बारे में आज यदि चर्चा आप करते हैं तो ललिता कुमारी का केस, जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का डिसीजन है, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच हम 5 जज बेंच को कहते हैं, उसको आप पढ़िए। सारा एफआईआर का लॉ वहां लिखा है, सारा लिखा है। आप सारे केस क्यों पढ़ेंगे? इट्स इररिलेवेंट एक्सरसाइज। आप अपने आप को ओवरबर्डन क्यों करना चाहते हैं? अच्छा, आप कह रहे हैं कि प्रिलिमिनरी में केसेस आ जाते, कितने आ जाते? 5%, 2%। तो आप उन 2%, 5% के लिए सारे ब्रह्मांड के लॉ के केसेस पढ़ने लगेंगे? ये कौन सी स्ट्रेटेजी है? तो मैं ये नहीं कहूँगा। मैं कहूँगा आप सेलिब्रेटेड केसेस पढ़ो, हायर बेंच के डिसीजन पढ़ो। जैसे मैंने कहा, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का कोई केस मिलता है तो जरूर पढ़ना चाहिए। अब जैसे बेल पढ़ते हैं आप, तो गुरबख्श सिंह सीबिया का केस आप पढ़ते हैं, वो 5 जज बेंच डिसीजन है। या आप सुशील अग्रवाल का केस पढ़ते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच डिसीजन है। तो आपको पता होना चाहिए। देखिए, इसीलिए मेंटोर की ज़रूरत होती है, इसीलिए सही गाइडेंस की। आपको एक दिशा पता होनी चाहिए, मुझे यही करना है, ये नहीं करना है। जैसे डॉक्टर बताता है मेडिसिन, वैसे ही आपको पता होना चाहिए कि मुझे ये काम करना है, ये नहीं करना है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी पड़ेगी। सारे केसेस नहीं पढ़ना है। आप अपने आप को ओवरबर्डन मत करिए। आप कम पढ़िए, दम पढ़िए। कम पढ़ो, दम पढ़ो। क्या बात। डोंट रीड एवरीथिंग, एनीथिंग। इट इज नॉट रिक्वायर्ड। राइट। आपको उतना ही पढ़ना है जितना आपकी परीक्षा के लिए आवश्यक है। बिल्कुल ठीक सर। सर, कितने मंथ्स की प्रिपरेशन के बाद, मतलब एग्जाम देने के लिए हम कॉन्फिडेंट हो जाए कि इतने मंथ तैयारी कर लिया, चलो अब दे देते हैं, या कुछ आप, व्हाट इज द आइडियल टाइम टू गिव जुडिशरी एग्जाम्स आपके अकॉर्डिंग? देखिए, लॉ में बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं। आप सिर्फ जुडिशरी की बात पूछ रहे हैं, तो मैं जुडिशरी के बारे में यदि कहूँ आपको, तो मैंने जैसा बताया 20 से 25 विषय हैं। अब सीआरपीसी, सीपीसी जो विषय हैं, ये आप पढ़ेंगे तो आपको 3-3 महीने का समय लग जाएगा। तो यदि इस तरह से आप एक रफ कैलकुलेशन करते हैं तो आपको 2 से 2.5 साल। और यदि आप समझ लीजिए कि थोड़े से आप एवरेज स्टूडेंट हैं या बिलो एवरेज हैं, तो आपको थोड़ा और ज़्यादा समय लग सकता है। कोई भी पढ़ सकता है। कहते हैं ना, करत करत अभ्यास हो जड़मति हो सुजान। एनीबडी कैन बी परफेक्ट, बट यू विल हैव टू प्रैक्टिस फॉर दैट। आप प्रैक्टिस कर करके बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो सभी विद्यार्थी उसके लिए पढ़ सकते हैं। नाउ, यदि आप कोई और एग्ज़ाम की बात करें, जैसे एपीओ का एग्ज़ाम है, या और भी लॉ में एग्ज़ाम्स होते हैं, लॉ ऑफिसर के भी होते हैं, एलएलएम का भी एग्ज़ाम है, क्लर्क का एग्ज़ाम है, उन सबों में थोड़ा समय कम लगता है क्योंकि उसमें बहुत गहरी पढ़ाई नहीं होती है। लेकिन जुडिशरी में थोड़ी पढ़ाई गहरी होती है, इसलिए थोड़ा समय आपको देना पड़ेगा। मेरा ना नेक्स्ट सवाल यही था जो अभी आपने बीच में मेंशन किया। अब लेट्स से एक स्टूडेंट है, एग्जाम दे रहा है जुडिशरी के लिए, नहीं हो रहा क्वालिफाई। अब या तो 2 ऑप्शन है, लिटिगेशन में चले जाओ जो सबको पता है, या एकेडमिक्स में चले जाओ कि चलो यूजीसी नेट दो, प्रोफेसर बन जाओ, मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाओ। तो इन दोनों के अलावा और क्या क्या करियर है कि अगर जिसका जुडिशरी नहीं क्वालिफाई हो पाया, वो और कौन से एग्जाम दे सकता है? देखिए, आजकल तो आपको पता ही होगा, बहुत सारे पीएसयूज हैं, बहुत सारे जो है आपके प्राइवेट कंपनीज हैं, एवरी इंस्टीट्यूशन रिक्वायर्स लॉयर फॉर सम असिस्टेंस फॉर सम रीजन और द अदर। एयर इंडिया भी हायर करती है, एक बैंक भी हायर करता है लॉयर को। लॉयर को नहीं, लॉ ऑफिसर भी रखते हैं, वो अपने पेरोल पर लॉ ऑफिसर अपॉइंट करते हैं। लॉयर तो अलग हो गया, एक लॉ ऑफिसर भी होता है। सारी जितनी प्राइवेट कंपनीज है, सारे को लॉ ऑफिसर चाहिए, एंड दे हैव गुड पोजीशन। बिकॉज आई टेल यू, ये लीगल प्रॉब्लम जो है ये हायर ऑफिशियल्स को ही डील करनी होती है। तो एक लॉ ऑफिसर के साथ ये बड़ा एडवांटेज है कि उसको हमेशा डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ ही मीटिंग करनी है। मैंने देखा है, कई सारे मेरे विद्यार्थी हैं इस तरह के संस्थाओं में, एंड जो उन्होंने जुडिशरी की प्रिपरेशन की, उससे उनको बड़ा लाभ मिला और उनको वहाँ पे अच्छा ग्रोथ मिल रहा है। तो एकेडमिक्स तो है ही है, आप जानते ही हैं, एकेडमिक्स है ही। एकेडमिक्स में भी आप जाएंगे तो चूंकि आपने प्रिपरेशन किया है, आपका ज्ञान बहुत गहरा है, सटीक है, आप वहाँ भी अच्छा करेंगे। अभी हमारी एक स्टूडेंट है शहर, वो पढ़ाती है किसी कॉलेज में, तो वो बार बार मुझे बताती है कि सर मुझे कॉलेज में बहुत अच्छा अप्रिसिएशन मिला। क्यों मिला? क्योंकि मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ और चीज़ों को प्रेजेंट कर पा रही। देखिए, ज्ञान कहीं आपका वेस्ट नहीं जाएगा। कहते हैं ना, लेबर नेवर गोज इन वैन। तो जो आपने आज प्रैक्टिस की, जो आपने मेहनत की, वो बेकार नहीं जाने वाला।
आपको कहीं ना कहीं काम आएगा। और ये भाव किसी बच्चे में, किसी विद्यार्थी में नहीं आना चाहिए कि मैं जुडिशरी नहीं निकाल पाया तो मैं असफल हो गया। नहीं नहीं, आप असफल नहीं हुए। आपने जो सीखा वो आपकी अर्निंग है। राइट। मैंने पहले पढ़ा होगा तभी मैं आज पढ़ाने के लायक हूं। तो वो बड़ा ज्ञान है आपके पास, और ज्ञान से तो बड़ा धन कुछ होता ही नहीं। वो धन आपने जो अर्न किया, दैट इज रियली नाउ वैल्यूएबल और इनवैल्यूएबल, यू कैन से। उसकी कोई कीमत नहीं है। एब्सोल्युटली सर, बहुत ही बढ़िया। ज्ञान से मुझे एक चीज़ याद आई, जैसे आजकल लोग मतलब लॉ का ज्ञान लेने के लिए एनएलयू जाने लग गए हैं और एनएलयू का हाइप बहुत बढ़ गया है। तो एक जुडिशरी एस्पिरेंट के हिसाब से अगर वो एनएलयू ज्वाइन करता है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, ठीक है, तो उसमें काफ़ी सारी, आपको नहीं लगता एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है, तो बच्चा उसी में अगर रह गया तो कब तैयारी हो करेगा वो। एक तो एनएलयू के हाइप के बारे में बताइए, ठीक है। दूसरा मेरा सवाल ये है कि जैसे किसी भी प्राइवेट कॉलेज में चले जाओ, 75% का अटेंडेंस वो मांगते हैं। अब 75% अगर वो कॉलेज ही अटेंड करता रह जाएगा तो फिर जुडिशरी की प्रिपरेशन कब करेगा? तो ये दो सवाल का बताइए। नहीं, जुडिशरी की प्रिपरेशन के लिए आवश्यक नहीं कि आप कॉलेज ना करें। आप कॉलेज में 100% अटेंड करें कॉलेज, उससे हमारी प्रिपरेशन को कोई फर्क नहीं पड़ता। जो देखिए कहते हैं ना, वेयर देयर इज विल देयर इज अ वे। यदि मुझे चाहत है कि मैं अपने कॉलेज के साथ साथ भी पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, तो मैं शाम में अपना ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करूंगी और मैं पढ़ूंगी। और ऐसे बहुत सारे बच्चे मेरे यहाँ भी पढ़ रहे हैं एंड दे आर डूइंग वेरी गुड। सो ये कहना कि अटेंडेंस है इसलिए जुडिशरी की प्रिपरेशन नहीं कर सकते, मैं नहीं मानता। अटेंडेंस कॉलेज यूनिवर्सिटी क्यों खोज रहा है? वो चाहता है कि हमारे विद्यार्थी, हमारे लोग वो सिंसियर बने, डिसिप्लिन्ड बने। और लॉ में तो डिसिप्लिन का बहुत रोल है। Absolutely. तो उसका कोई फर्क नहीं है। आपके पास बहुत समय होता है, सैटरडे संडे बहुत समय वीक होता है। और कॉलेज में आपको पता ही, साल में 3-4 महीने तो क्लास ही नहीं होती, तो वो तो आपके पास पूरा का पूरा समय। इट इज अपॉन यू, हाउ विल यू यूज योर टाइम। राइट। एक तो बात ये। दूसरा, जो आपने एनएलयू की बात पूछी, देखिए नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की जो स्थापना हुई ना, वो हुई थी कि एक बहुत अच्छा हम लॉयर जजेस प्रोड्यूस करेंगे राष्ट्र के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ है कि जो बच्चे अच्छे लॉ कॉलेज से पढ़ के निकल रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा कॉरपोरेट फर्म की ओर जा रहे हैं या लॉ फर्म की ओर जा रहे हैं। वो एक्चुअल एडवोकेसी में और जुडिशल सर्विसेज में नहीं जा रहे हैं। बहुत कम मात्रा में लोग जाते हैं। तो वो जो हमारा एक एक्सपीरियंस था और एक मतलब एक्सपेक्टेशन था कि ऐसा हो जाएगा, वैसा नहीं हो पाया। जहाँ तक एनएलयू की आपने बात की कि हाँ उसमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती है, तो देखिए वो जीवन का हिस्सा है। आपके ऊपर है आप कैसे बैलेंस बनाते हैं। पढ़ने वाले अपने लिए स्थान खोज लेते हैं। एनएलयू की पढ़ाई भी होती है, हालांकि उनकी पढ़ाई आप यदि देखें, देश के जो विश्वविद्यालय लॉ के खास करके, मेरा जो अनुभव है, मेरे जो समझ है और मेरे को जो जानकारी है कि कहीं भी प्रोसीजरल लॉ की पढ़ाई अच्छे से नहीं होती है। मैं कई सारे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी भी गया हूँ, हम किसी का नाम लेना उचित नहीं होगा, बट मैं कई सारे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी गया हूँ, वहाँ मैंने लेक्चर दिया और वहाँ मेरे को बताया गया बीसी साहब के द्वारा या अन्य शिक्षकों के द्वारा कि भाई आप यदि आके हमारे यहाँ प्रोसीजरल लॉ पढ़ा दो तो बड़ा अच्छा होगा। तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगा, चलिए मुझे इतनी लोग रिकॉग्निशन दे रहे हैं। लेकिन मुझे इस बात का बड़ा कभी कभी दुख होता है कि क्यों हमारे देश में ऐसे शिक्षक नहीं हैं जो उन विश्वविद्यालय में जाके थियोरेटिकल लॉ सब्जेक्ट अच्छा पढ़ा रहे हैं, सब्सटेंटिव लॉ बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, लेकिन प्रोसीजरल लॉ नहीं पढ़ा रहे हैं। और जो प्रोसीजर को समझता है वो लॉयर किसी यूनिवर्सिटी में नहीं जाना चाहता है, बिकॉज वो बहुत पैसे कमा रहा है। तब ये बैलेंस बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो प्रोसीजरल लॉ की पढ़ाई कहीं ठीक से नहीं हो पाती। तो वो यदि जुडिशरी की प्रिपरेशन करते हैं या इसमें आते हैं तो उनको भी पढ़ना पड़ता है, जैसे अन्य विश्वविद्यालय के छात्रों को पढ़ना पड़ता है। जी सर, आजकल कॉलेजेस में मूड कोर्ट्स होते हैं, मॉक ट्रायल्स होते हैं, ये कितने रेलेवेंट है? मतलब अगर हम देखा जाए कि इनकी कोई रेलेवेंसी है या ये सिर्फ ऐसे ही है? नहीं, मूड कोर्ट्स और मॉक ट्रायल्स ये जब जो कह रहे हैं, ये सब की तो रेलिवेंसी है ही। देखिए आपको एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बताने का प्रयास होता है, आपको इंगेज करते हैं कैसे आप भाई अपने आर्गुमेंट्स को प्रेजेंट करोगे कोर्ट में। तो चूंकि आपने अब लीगल प्रैक्टिस की भी बात कह दी कि जो खास करके जुडिशियल सर्विसेज का
का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उनको 3 साल प्रैक्टिस करना है, तो आप कोर्ट में वही सीखते हो। लेकिन आप अपने कॉलेज में भी सीखते हो, तो उसका तो रेलेवेंस है ही। मूट कोर्ट में पार्टिसिपेट करना चाहिए और ये जो मॉक ट्रायल्स आप बता रहे हैं, उसमें लोगों को पार्टिसिपेट करना चाहिए और उससे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। एक टीम स्पिरिट भी उत्पन्न होता है बच्चों में, कैसे अपने आर्गुमेंट्स को प्रेजेंट करना है, कैसे अपने फेवर में चीज़ें लानी हैं। आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं उससे, तो एक अच्छा प्रयास है। तो वो जुडिशरी के भी एस्पिरेंट्स के लिए एक लर्निंग ही हाँ, लर्निंग का एक टूल है वो। राइट। जी। अब रियलिटी में आते हैं सर। जी। रियलिटी में लेट्स से आप कब तक जुडिशरी के एग्जाम्स देते रहेंगे? लेट्स से एक स्टूडेंट है, वो देता जा रहा है एग्जाम बट नहीं क्वालिफाई हो पा रहा। अगर हम एक फीमेल के एस्पेक्ट से बात करें तो उसको शादी का प्रेशर होता है कि शादी करा देंगे, पेपर नहीं क्वालिफाई हो रहा, अपनी एक बायोलॉजिकल क्लॉक भी है। और अगर हम मेल्स के पर्सपेक्टिव में बात करें तो सर उनको पैसे कमाने का होता है। एक 30 ईयर का बच्चा है या 32 ईयर का जुडिशियल एस्पिरेंट है, पेपर दे रहे हैं, नहीं क्वालिफाई हो रहा है, बट ये एक जिद भी होती है, पेपर देना है बट नहीं क्वालिफाई हो रहा है। तो क्या गिव अप करना सही है उस सिनेरियो में? क्योंकि अब बहुत टाइम हो गया है सर, कब तक दें आपके अकॉर्डिंग? नहीं, देखिए इसका तो यही है कि आप जो मैंने आपसे पहले भी कहा, वेयर देयर इज विल देयर इज अ वे, और आप जो मेहनत कर रहे हैं कहीं बेकार नहीं जा रहा है। यदि आपने जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी की है और आप जुडिशियल सर्विसेज के एग्ज़ाम में फेल हो रहे हैं, लेकिन आप जीवन में फेल नहीं हो रहे हैं, आप सीख रहे हैं। आप रोज नित्य नए आप ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं, कोई ना कोई आपको स्किल मिल रहा है, तो उसको आप कहीं ना कहीं यूज़ करिएगा और आपका जीवन बहुत अच्छा होगा। मैं कई सारे ऐसे विद्यार्थियों को जानता हूं जो जुडिशरी की तैयारी करते रह गए और वो सफल नहीं हुए, लेकिन वो कोर्ट में गए, प्रैक्टिस में गए और उन्होंने बहुत अच्छा किया। और जो लोअर जुडिशरी की तैयारी कर रहे थे, जब उनका उसमें नहीं हुआ, हायर जुडिशरी के लिए एलिजिबल हो गए, 7 साल की एक्सपीरियंस हो गई उनकी, 35 साल का एज हो गया। मैंने तो ऐसे बच्चों को भी देखा है जो लोअर जुडिशरी में लगातार फेल हुए और हायर जुडिशरी में फर्स्ट रैंक लेकर के आए। मेरा एक विद्यार्थी ऐसा यूपी जुडिशरी में ऐसा ही हुआ, वो फर्स्ट रैंक लेके आए हायर जुडिशरी में। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। जिस व्यक्ति में ये है, जिस विद्यार्थी में ये है कि मुझे ये करना है, उसको लगे रहना चाहिए। लेकिन कुछ प्रैक्टिकल चीजें हैं, उसको स्वीकार करना चाहिए। एक जैसा आपने कहा, लड़कियों की शादी का भी उम्र है, लड़कों को कमाने का वो है, तो वो भी ध्यान रखना पड़ेगा कि एक सीमा के बाद आपको प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाना चाहिए। केवल एकेडमिक काम से नहीं चलेगा, आपको जीवन का रियल चीज फेस करना पड़ेगा, तो करना चाहिए, इसमें कोई खराबी नहीं है। और निरुत्साहित हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीवन में बहुत सारे आयाम होते हैं। आपको क्या पता है कि आप आज जो लोअर जज नहीं बने, आपको कल प्रैक्टिस करेंगे और आपका एलिवेशन एज हाई कोर्ट जज हो जाएगा। आप यदि कॉम्पिटेंट हैं तो क्या ऐसा संभव नहीं है? बिल्कुल है। आप उम्मीद क्यों छोड़ रहे हैं? आप हायर जुडिशरी देंगे और आपकी संभावना डिस्ट्रिक्ट जज बनने की ज़्यादा होगी बनिस्पत उसके कि जो लोअर जुडिशरी में अपॉइंट हुआ है। तो बहुत सारी संभावनाएं हैं, इसलिए इस तरह से निराश होना और हार मान लेना ये तो मनुष्य का कार्य नहीं है। अब आपको नहीं, वैसे तो जुडिशरी में कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, बट 3 ईयर के बाद आपको नहीं लगता है कम हो जाएगा कंपटीशन, जो कि अच्छा है 3 ईयर रूट के बाद? कह सकते हैं, अभी ये कहना बहुत ही इमेच्योर होगा, बट ऑब्वियसली ये बात है कि जो यंग फ्रेश स्टूडेंट्स आते और जिस जील और जिस विगर के साथ वो एग्ज़ाम देते, वो शायद अब नहीं रहेगा। तो 3 साल की प्रैक्टिस होने के बाद अब क्या होगा नहीं होगा ये वक्त बताएगा। लेकिन हम लोग तो इस चीज़ से बहुत उदास हैं कि विद्यार्थियों को जो 3 साल तक मौका मिलता है उनको नहीं मिलेगा। तो उनके लिए 3 साल तो दरवाजे बंद हो गए। तो सर इसमें ऐसी सिचुएशन में अपने आप को मेंटली और इमोशनली कैसे स्ट्रांग रखा जाए आपके? देखिए, और भी एवेन्यूज हैं। आप एपीओ का एग्ज़ाम दे सकते हो, आप लॉ ऑफिसर का एग्ज़ाम दे सकते हो, आप कोर्ट में प्रैक्टिस करके अपनी लर्निंग बना सकते हो। और फिर वही बात कहूँगा, जहाँ चाह वहाँ राह, आप बहुत सारे रास्ते ढूंढ सकते हो। तो चलते रहना, जीवन परिवर्तनशील है। अब हर कुछ तो हमारे बस में है नहीं, जो हमारे बस में है हम करेंगे। यदि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा निर्णय दिया तो वो भी सोच के निर्णय दिया है, हालांकि वो मेरे अनुसार निर्णय सही नहीं है, विद्यार्थियों के अनुसार सही नहीं है, क्योंकि उनके लिए 3 साल के रास्ते बंद हो गए। सर इंटर्नशिप्स के बारे में बताइए, क्या जुडिशियल एस्पिरेंट को इंटर्नशिप्स करनी चाहिए, और अगर करनी चाहिए तो किस तरीके की इंटर्नशिप्स करनी चाहिए? देखिए, जुडिशियल सर्विसेज के बच्चों का जो
ओरिएंटेशन है वो जनरली उनको प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स पे बहुत कमांड चाहिए। तो यदि आप कोई इंटर्नशिप करते हैं किसी ऐसे लॉयर के पास जिनकी कोर्ट में केसेस बहुत हैं और आपको क्राइम के प्रोसीजर को समझने में या सिविल सूट्स के प्रोसीजर को समझने में मदद मिल रही है, तो ये आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। इट विल बी वेरी वेरी एडवांटेजियस फॉर यू। तो आपको ऐसे करने चाहिए इंटर्नशिप। सिर्फ अब किसी लॉयर के ऑफिस में बैठ के आप रिसर्च का वर्क कर रहे हैं, कोर्ट नहीं जा रहे हैं, तो वो बहुत आपके लिए जुडिशियल सर्विसेज एस्पिरेंट्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद मेरी समझ से नहीं है। लेकिन हाँ, आप कुछ न कुछ वहाँ भी सीखते हैं। हमारे यहाँ भी बच्चे इंटर्नशिप में आते हैं, मैं उनको बेयर एक्ट का काम देता हूँ, क्वेश्चन का काम देता हूँ, तो वहाँ भी उनकी लर्निंग अच्छी खासी होती है। तो देखिए, सीखना तो हर स्थिति में है। मैंने जैसे कहा, हम कोई टॉपिक पढ़ाने जाते हैं तो हम उसके 20-25 एस्पेक्ट को देखते हैं और उससे मुझे बड़ा अनुभव होता है कि साहब इस सवाल में इतने सारे एस्पेक्ट आ सकते थे, इस टॉपिक पे इतने सारे पहलू आ सकते थे। तो लर्निंग तो है ही है, तो आपको परीक्षा में वो मदद तो करेगा ही करेगा। लेकिन यदि आपको रियल कोर्ट लर्निंग होगी तो ज़्यादा आपको आनंद आएगा। आपको क्या लगता है लॉ कॉलेजेस का करिकुलम इतना इफेक्टिव है कि वो प्रोसीजरल, जैसे आपने कई बार मेंशन किया, प्रोसीजरल लॉ के ऊपर बात कर सकता है, मतलब या पढ़ा के ही चले जाते हैं, सब्सटैंटिव ही रहते हैं मेजरली? कुछ रिफॉर्म्स होने चाहिए करिकुलम में? बिल्कुल होना चाहिए। देखिए, जो हमारे कॉलेजेस हैं ना, कहीं ना कहीं उनका थियरी और प्रैक्टिस में डिस्कनेक्ट है। थियरी में बता रहे हैं चीज़ें, लेकिन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पे उतना जोर नहीं है, और जिस कारण से जनरली आपने सुना होगा लॉ इन थियरी एंड लॉ इन प्रैक्टिस आर डिफरेंट। राइट। बट हमारे जैसे लोग इसी थियरी और प्रैक्टिस को क्लास में जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो वो जो आपने सुना है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होना चाहिए, उसकी बड़ी आवश्यकता है। मैं भी आगे सोचता हूँ कि यदि मुझे मौका मिलेगा तो मैं विद्यार्थियों को अपने ढंग से विश्वविद्यालय में लॉ पढ़ाना चाहूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि यदि विद्यार्थी को प्रैक्टिकल एस्पेक्ट सिखाया जाए थियरी के द्वारा भी, जैसे सीआरपीसी, सीपीसी मैं पढ़ा रहा हूँ और कोई शिक्षक पढ़ा रहा है हमारे जैसा, तो वो यही काम करेगा कि भाई सिविल सूट की कार्रवाई किस तरह से चलती है उसको समझो। लेकिन कॉलेज और विश्वविद्यालय में इस पर बहुत फोकस नहीं होता है, क्योंकि वो ज़्यादा रिसर्च पर और ज़्यादा भिन्न चीज़ों पर ध्यान देते हैं। वो कोर्ट प्रैक्टिस के अनुसार अपना कोर्स नहीं बनाते, जबकि उनको कोर्स कोर्ट प्रैक्टिस के अनुसार बनाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है सर, ये तो है, मतलब थोड़ा सा एक लैग है ये। तो प्रोसीजरल लॉ पे इन विश्वविद्यालय का विद्यालयों का ध्यान नहीं है, ये मैंने जनरली देखा है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की भी बात कर सकते हैं, उनके यहाँ भी ये समस्या है। हाँ, मूट कोर्ट, मॉक ट्रायल्स कितना कवर कर लेगा? वो बेसिक चीज़, अब कोर्ट में फीस कैसे पे करनी है, छोटी छोटी चीज़ें हैं जी। तो ये सारी चीज़ें तो वही है। फिर ये शायद इसलिए 3 ईयर रूल के बाद निकाला है इन्होंने कि 3 साल प्रैक्टिस करो और फिर जाके आपको समझ में आएगी। जी बिल्कुल। चलिए सर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना अपने आप में बहुत स्ट्रेसफुल होता है, तो इस दौरान अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखा जाए? क्योंकि एक पॉइंट ऑफ टाइम पर हम थक जाते हैं, हार जाते हैं और बस फिर हो जाता है कि अब बस हो गया है। तो आप क्या कहेंगे इस पे? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत सारे विद्यार्थियों के साथ ऐसा होता है, वो हतोत्साहित हो जाते हैं। लेकिन देखिए, यदि आप कोई लंबा ध्येय रखते हैं और कोई बड़ा ध्येय जीवन में रखते हैं, तो आपको ये मानना पड़ेगा कि आपका समय एक जैसा नहीं चलेगा। कुछ समय खराब आएंगे, कुछ समय अच्छे आएंगे, तो आपको उसके अनुसार चलना है। आपको अपने आप को ढीला छोड़ देना है कि साहब कभी नीचे जाएंगे, कभी ऊपर आएंगे, ये होगा, जीवन में हर के होता है। तो आपको उसको सहजता से स्वीकार कर लेना है, आपको उसमें उस भंवर में फंसना नहीं है। और देखिए, माइंड को पॉजिटिव तो आपको रखना ही पड़ेगा। यू मेक योर एनवायरनमेंट, कीप ड्रीमिंग। देखिए, स्वप्न देखने से बहुत ऊर्जा मिलती है। जैसे मैं बार बार अपने आप को ही कहता रहता हूँ मैं एक विश्वविद्यालय खोलूंगा बीएचयू के तर्ज पे, तो मुझे उससे ऊर्जा मिलती है। मैं अपने जीवन काल में खोल पाऊंगा नहीं खोल पाऊंगा मैं नहीं श्योर हूँ। अभी मैं लॉ कॉलेज खोलने जा रहा था, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कह दिया 3 साल तक कोई लॉ कॉलेज नहीं खोलेगा, तो हमारा स्वप्न चकनाचूर हो गया। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी है, मैं इंतजार कर रहा हूँ, आज नहीं तो कल ये अंधेरी रात जाएगी, फिर उजाला आएगा, हम अपना काम करेंगे। तो पॉजिटिव रहना पड़ेगा। आपके जीवन में बहुत समय ऐसा आएगा, उतार चढ़ाव होता रहता है,
तो देखिए आपने सराउंडिंग्स को, मैं तो इस बात पर गार्जियंस को भी कहूँगा कि अपने बच्चे को कभी भी इस प्रकार का भाव उनमें ना आने दे कि तुम फेल कर गए, तुमसे ये नहीं हो रहा, तुमसे वो नहीं हो रहा, कितना समय लोगे। ये सब बड़े ही साधारण बातें बहुत सारे घरों में होता रहता है, लेकिन आप इन चीज़ों से बचने का प्रयास करिए। बच्चे को मोटिवेट, कुछ तो कुछ सीख ही रहे हैं ना, हम पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ तो कुछ सीख ही रहे हैं। आप इस बात को क्यों नहीं देखते कि यदि आज मैंने सीआरपीसी का एक चैप्टर पढ़ा, सीपीसी की एक बात सीखी, तो मैंने कुछ सीखा। इट्स माई लर्निंग, इट्स माई अर्निंग। सो वेयर आई फेल्ड इन दैट एग्जाम, बट मैं अपने जीवन में थोड़ी फेल कर रहा हूँ। एब्सोल्युटली। मैं अपनी पढ़ाई में थोड़ी फेल, आप परीक्षा की फेलियर को अपने जीवन के फेलियर से जोड़ देते हैं, ये उचित नहीं है। मैं हर व्यक्ति को कन्विंस नहीं कर पाता, लेकिन मैं आपको कर रहा हूं ना, मेरी सफलता है। बिल्कुल ठीक है सर। आप हर चीज को इस प्रकार से, हर चीज को देखने का नजरिया सही होना चाहिए। यदि नजरिया सही होगा तो सब कुछ सही होगा। एक ऐसी क्वालिटी बताइए जो एक इंसान को जज बनाता है और एक को नहीं। आप कह सकते हैं डिसिप्लिन, डेडिकेशन। यदि मैं डिसिप्लिन्ड हूँ तो मैं एक रूटीन से पढ़ूंगा। देखिए जनरली जो भी कोई भी व्यक्ति है किसी भी विधा में, जुडिशियल एस्पिरेंट्स की आप बात करें, किसी भी एग्ज़ाम में या किसी भी प्रोफेशन में, यदि वो अनुशासित नहीं है तो वो अपने गोल को प्राप्त नहीं कर पाएगा। और आप देखिए जुडिशरी में इसका बहुत रोल है। आप जज बनने के बाद भी अनुशासित नहीं हैं तो आप न्यायालय को अच्छे से नहीं चला पाएंगे। आप लॉ को समझेंगे नहीं, आप लॉ का एप्लीकेशन नहीं करेंगे, आप क्या जजमेंट लिखेंगे। और जब आप तैयारी करते हैं तो डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी, क्योंकि आपको इतना पढ़ना है कि आपको समय का ध्यान रखना है कि मुझे 3 महीने में इतनी चीज़ें पढ़ जानी है, और 3 महीने को ही आप ब्रेक करेंगे, हर दिन इतनी चीज़ें पढ़ जानी है, तो विदाउट डिसिप्लिन यू कांट डू इट। राइट सर, एब्सोल्युटली। सर जब कोई एस्पिरेंट एग्जाम देता है तो वो जनरली लैंग्वेज के पेपर को सीरियसली नहीं लेते हैं, तो उसके बारे में बताइए, क्या मतलब उसको भी सीरियसली तैयारी करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल लैंग्वेज का पेपर आजकल बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है। और आप देखें बहुत सारे एग्ज़ाम में क्वालिफाइंग होता है, लेकिन आप वो क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आपकी कॉपी चेक नहीं की जाएगी। और बहुत सारे लॉ से रिलेटेड एग्ज़ाम में जैसे प्रोसिक्यूशन वगैरह है, वहाँ तो इसका मार्क्स भी जोड़ देते हैं। तो आपको लैंग्वेज, क्योंकि देखिए लॉ को आप एक जज बनने जा रहे हैं, आप जजमेंट कैसे लिखेंगे यदि आपको लैंग्वेज पे कमांड नहीं होगा तो। और भारत में सभी राज्य अंग्रेजी भाषी नहीं हैं, हिंदी भाषी राज्य हैं। आप लोअर जुडिशरी में जा रहे हैं तो यू विल हैव टू डील विद हिंदी स्पीकिंग पीपल एज वेल। आप हिंदी भाषा का यदि ज्ञान नहीं रखेंगे, खास करके उत्तर भारत में, तो आप कैसे उस चीज़ को करेंगे। तो आपको भाषा का ज्ञान इंग्लिश का, हिंदी का होना ही चाहिए, ये बहुत आवश्यक। हाँ, यदि आप साउथ इंडिया के हैं तो वहाँ की भाषा का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि आप वहाँ के कोर्ट में हिंदी नहीं यूज़ करते, आप उनकी भाषा यूज़ करते हैं, वो तमिल हो, तेलुगु हो, जो भी हो। तो आपको भाषा का ज्ञान, बिना भाषा के ज्ञान हुए आप कैसे भाव की अभिव्यक्ति करेंगे, कैसे लोगों को बताएंगे, कैसे जजमेंट लिख देंगे, कैसे आर्ग्यूमेंट करेंगे। तो लैंग्वेज तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मैंने देखा है कि लॉ के स्टूडेंट्स जनरली लैंग्वेज में और जनरल नॉलेज भी बहुत जगह आता है, उन दोनों में बड़े वीक होते हैं। अच्छा। तो मैं उनको एक साधारण सलाह दूंगा आपके माध्यम से कि उनको चाहिए कि कम से कम वो डेली न्यूज़पेपर पढ़ा करें। कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ें, अंग्रेजी का, हिंदी का, दे शुड गो थ्रू द न्यूज़पेपर एवरी डे। यदि वो आधे घंटे 1 घंटे उस पर समय बिताएंगे और अच्छे अच्छे जजमेंट पढ़ें, उससे भी बहुत भाषा बनती है। जजमेंट से बहुत भाषा बनती है आपकी, किताब पढ़ने से भाषा बनती है आपकी। आप जितना पढ़ेंगे या जितना सुनेंगे, आप यूट्यूब पे ही कई सारे वकीलों की बात सुनते हैं, आर्गुमेंट सुनते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, आप उनको भी सुने, उससे भी आपको ज्ञान मिलता है, भाषा भी बनती है। तो उस प्रकार से आपको काम करना चाहिए। लैंग्वेज हैज़ वेरी इंपॉर्टेंट रोल दिस डेज। अभी आपने हिंदी के ऊपर मेंशन किया, एज अ लैंग्वेज ही किया, बट जैसे जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स है उनको अपनी स्ट्रैटेजी कैसे रखनी चाहिए और उनको अपनी प्रिपरेशन कैसे रखनी चाहिए? ये हिंदी माध्यम के छात्र को भी तो लॉ वही पढ़ना है, भाषा उनकी अलग है। देखिए लॉ जो है ना, एक सामान्य बुद्धि एवं तर्क पर आधारित विषय है। इट इज़ नथिंग बट लॉजिक एंड कॉमन सेंस। तो लॉजिक और कॉमन सेंस तो नहीं बदलेगा भाषा में, केवल उस विधि की अभिव्यक्ति की भाषा बदल सकती है कि कोई अंग्रेजी में बता रहा है, कोई हिंदी में बता रहा है। तो ज्ञान तो वही चाहिए, केवल भाषा अलग है। लॉ की हिंदी की भाषा कहीं कहीं ज़्यादा तकनीकी हो जाती है,
तो उसके लिए बच्चे को पढ़ने से ज्ञान मिल जाता है। हम लोग तो हिंदी में भी किताबें लिखते हैं, पढ़ाते हैं, तो हमें पता है कि इतनी कोई समस्या नहीं है। जी। मैं हिंदी में भी पढ़ा लेता हूँ, थोड़ा अंग्रेजी में भी पढ़ा लेता हूँ, तो ऐसी कोई समस्या नहीं है। ये सिर्फ माइंड में चलता रहता है। यदि विद्यार्थी ध्यान से पढ़े, तो अब जैसे मैंने बोला आपको कि साहब सीआरपीसी पढ़ते हैं, सीपीसी पढ़ते हैं, उसमें बहुत सारे शब्द हैं जो, जैसे आप बोलते हैं प्लेंट तो वहाँ बोलते हैं वातपत्र, प्लेंटिव बोलते हैं तो वादी बोलते हैं, तो वही हिंदी के शब्द सीखने होते हैं उनको। ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। राइट। जी। सर, अपने आप को लेटेस्ट लॉज से कैसे अपडेट रखे टाइम टू टाइम, जो भी नई लीगल डेवलपमेंट्स आती है, कौन से ऐसे न्यूज़पेपर पढ़े या पढ़ना भी चाहिए, कैसे आप बताइए अपडेट? देखिए, आप यदि ध्यान से देखें तो बहुत सारे आजकल ऐसे ऐप हैं जिस पे लेटेस्ट अपडेट आते रहते हैं। आप यदि ध्यान से देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं गूगल पे ये चीज़ें मिल जाती हैं। आजकल तो इतने सारे आ गए हैं को डेली फ्लैश आता रहता है, आज ये जजमेंट आ गया, आज ये जजमेंट आ गया। जो भी आपके विषय से रेलिवेंट है आप उसको थोड़ा देखिए, थोड़ी अवेयरनेस रखिए, उसमें डीप डिटेल्ड एनालिसिस में नहीं जाना है। और जो निर्णय बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो तो अखबार तक में आता है, न्यूज़पेपर में आता है। तो जो विद्यार्थी नियम से न्यूज़पेपर पढ़ता है उसको ये सब पता होता है। आपको न्यूज़पेपर रीडिंग की तो हैबिट होनी चाहिए। कौन सा पढ़ना चाहिए आपके ऊपर? कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ें। देखिए, बहुत सारे न्यूज़पेपर हैं जो अच्छे हैं, मैं किसी एक का नाम नहीं बोलना चाहूँगा, बट बहुत सारे न्यूज़पेपर हैं जो अच्छे हैं। जनरली लोग इसमें भी द हिंदू पे जाते हैं, इंडियन एक्सप्रेस। नहीं, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। आप इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ सकते हैं, द हिंदू भी पढ़ सकते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स में भी अच्छा लीगल न्यूज़ आता है। लॉ की रिपोर्टिंग अच्छी करते हैं वो लोग। कई समय तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा अच्छी रिपोर्टिंग करते हैं लॉ पे। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी एक को ही कह पाओगे कि ये अच्छा है और ये बुरा है। अब प्रीलिम्स दिया, मेंस दिया, इंटरव्यू में रह गए, और एक बारी नहीं कई बार, ये मेरे फ्रेंड्स के साथ भी हुआ है सर। तो क्या इंटरव्यूज में लक मैटर करता है आपके अकॉर्डिंग? अब लक क्या होता है ये तो मुझे पता ही नहीं है, बट मैं तो यही समझता हूँ कि यदि आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ किसी काम में लगे हुए हैं तो भगवान भी आपकी, ईश्वर भी आपकी मदद करता है। मेरे को तो आज तक पता नहीं है कि लक क्या होता है। आई थिंक यदि हम डिसिप्लिन्ड होके, डेडिकेटेड होके, डिवोटेड होकर के कोई गोल पर काम करते हैं तो भगवान भी देखता है और हमें सफलता मिलती है। लेकिन हाँ, इत्तेफाक हो सकता है कुछ कि जज ने जो सवाल आपसे पूछा वही आप अच्छे से प्रिपेयर करके गए और आपने बहुत अच्छा उत्तर दिया। तो इसको यदि आप लक कहते हैं तो होता है। बहुत समय ऐसी परिस्थितियां आती है, ऐसी चीजें होती है, ये तो एक इत्तेफाक है। लेकिन लक के भरोसे आप कोई परीक्षा नहीं पास कर सकते। आपको तैयारी करके जानी है। देखिए, इंटरव्यू का भी एक क्वेश्चन का पैटर्न होता है। यदि आप उस पैटर्न को पकड़ लेंगे ना, तो आपको कोई भी परीक्षा आप दे रहे हैं, चाहे प्रिलिमिनरी है, मेंस से इंटरव्यू है, आपको उसका पैटर्न पकड़ना पड़ेगा। जैसे आप गाने सुनते होंगे ना, गाने का एक धुन होता है। यदि धुन बहुत अच्छा बन गया तो गाना धूम मचाता है, और धुन नहीं बना तो गाना धूम नहीं मचा पाता है। तो ठीक उसी प्रकार से इसमें भी है। यदि आपने लॉ की विधा को सीख लिया है, लॉ को आपने सीख लिया है, तो आपको बहुत आनंद आएगा पढ़ने में। और क्या प्रिलिमिनरी, क्या मेंस, क्या इंटरव्यू, आप क्विक वॉक की तरह चलते जाएंगे। आप सारी परीक्षाएं निकालेंगे। ये तो है, बिल्कुल ठीक बात है सर। बट मेरे साथ तो यही होता था, मैं जो टॉपिक छोड़ के जाती थी वही पेपर में आता था हमेशा, जिस भी सब्जेक्ट में। नहीं, देखिए, इसमें होता क्या है मैं आपको बताऊं। इसका मतलब भगवान आपसे ये अपेक्षा कर रहे हैं कि आप ये वाला काम नहीं, इससे बेहतर। मुझे भगवान ने शिक्षक इसीलिए बनाया। मैं तो अधिकारी भी बन सकता था, जज भी बन सकता था, लेकिन उसने ये मेरे लिए ये तय किया कि नहीं, तुम शिक्षक ही बेहतर बनोगे और तुम अद्वितीय शिक्षक बनो। ऐसी भगवान हमको आदेश देकर के भेजा है। तो देखिए, जो भी बात हुई है उसके पीछे कुछ न कुछ कारण रहा होगा। तो जो हमें मिला है, बच्चे कहते हैं हम असफल हो गए, मैं असफलता में ही सफलता देख रहा हूं, क्योंकि औ के बाद सफलता ही लिखी है। तो सफलता ही है वो। यदि मैं नहीं बना अधिकारी तभी तो मैं शिक्षक बना, और मैं एक सफल शिक्षक हूं, तो मैं आनंद ले रहा हूं अपने शिक्षण जीवन का, मजा आ रहा है पढ़ाने में। तो मैं कैसे कहूं कि मैं असफल हूं?
बिल्कुल ठीक है सर, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। बस और मेरे 2-3 सवाल रहेंगे, जी। मतलब मैं तो इसको लंबा और खींच सकती हूँ बट मुझे लगता है थोड़ा फ़ोकस रहना चाहिए। चलिए, जुडिशरी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, नहीं क्वालीफाई हुआ, आप जॉब के लिए गए एक कंपनी में, तो वो पूछते हैं आपका ये गैप ईयर क्या है? तो क्या उसमें ऑनेस्ट रहना चाहिए? अगर आप बोलते हो कि सर मैं तो प्रिपरेशन कर रहा था, तो वो कहते हैं चलो कल को आपका एग्ज़ाम क्वालीफाई भी हो गया जुडिशरी का, आप तो निकल जाओगे फिर ये बोल के कि भई मेरा तो पेपर हो गया। तो मतलब एक होता है ना सवाल कि एक तो गैप ईयर जस्टिफाई करने का, और एक ये जो सवाल होता है व्हाई वी शुड हायर यू, तो इसमें कितना ऑनेस्टी से रहना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, या मैनिपुलेटिव थोड़ा होना चाहिए? देखिए, मनुष्य को हर परिस्थिति में ईमानदार होना चाहिए। हुँ, फिर मैं आपसे वही कहूँगा कि यदि वो आपको सिलेक्शन नहीं दे रहा है, हुँ, तो कहीं न कहीं नियति ने आपके लिए यही सोच रखा है कि आप अच्छे जज बनोगे या अच्छा कुछ और करोगे। इसलिए हर चीज़ को पॉजिटिव रूप में लेना चाहिए और झूठ बोलने से कुछ नहीं होता। आज नहीं कल आपकी वो बात पता चल जाएगी और करेक्ट। उससे आपकी ही इमेज खराब होगी। तो मैं यही सलाह दूँगा किसी को कि यदि आपसे यदि कोई पूछता है, जैसे मेरे से भी विद्यार्थी पूछता है कई बार कि मुझसे इंटरव्यू में सवाल पूछा जाएगा, जज क्यों बनना चाहते हैं, क्या जवाब देंगे? हुँ, तो मैं बहुत साधारण उत्तर देता हूँ कि आप रियल जवाब बताओ, क्यों बनना चाहते हो जज तुम? तुम्हारे जज बनने के पीछे क्या उद्देश्य है? मुझे एक अच्छी नौकरी चाहिए, एक रिस्पेक्टेबल जॉब चाहिए, है तो बताओ, व्हाट इज़ रॉन्ग इन इट? हुँ, या तुम किसी बात से प्रेरित हो, तुमने किसी जज को देख रखा है और तुम्हें लगता है कि मुझे भी वैसा ही बनना है, बचपन से तुम्हारे मन में है, वो बात बताओ। प्रेरणा का वो स्रोत है तुम्हारे लिए, हुँ, इसमें बुरा क्या है? कभी भी मैं नहीं कहूँगा किसी को कि आप कोई आंसर कंकॉक्ट करें, कोई स्टोरी कुक करें, हुँ, दिस इज़ नॉट फेयर। मेरे अनुसार तो मैं तो ऐसा आपको सलाह नहीं दूँगा। यू ठीक शुड है। बी रियल एंड ऑनेस्ट। ये भी सही है सर। सर आपके तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो जज बन के निकले होंगे, तो मतलब आपने देखा होगा उन्हें, तो जज बनने के बाद लाइफ कैसे बदलती है? और पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में क्या चैलेंजेस रहते हैं और उसे कैसे बैलेंस आउट कर सकते हैं? देखिए, ऑब्वियसली जज जो है एक गरिमा का पद है, एक रिस्पॉन्सिबल जॉब है। तो जैसे ही आप जज बनते हैं, एक तो समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ जाती है। लोग आपको जज साहब कहने लगते हैं, आप साहब बन जाते हैं विद्यार्थी से। जहाँ तक आपने कहा कि आपकी लाइफ कैसे बदलती है, तो समाज में मान-सम्मान मिलता ही है आपको। लोग आपको पूछते हैं, लेकिन उसी के साथ एक आपको बहुत ज़िम्मेदारी का पद मिलता है। हुँ, कि आपको न्याय निर्धारण करना है और वहाँ आप बिना किसी भेदभाव के, पक्षपात के आपको न्याय करना होता है। तो आपको कहीं न कहीं समाज में एक बैलेंस बना के चलना होता है कि आप अपनी मित्रता में और शत्रुता में ऐसा ना करने लगें कि मित्र के पक्ष में आप निर्णय देने लगें और शत्रु के खिलाफ आप निर्णय देने लगें। आप जानते हैं, लॉ आपको यही सिखाता है कि हाउ टू बी ऑब्जेक्टिव, कैसे आप अपने गोल में बिल्कुल ही निष्पक्ष रहेंगे। तो ये आपके ऊपर एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी हो जाती है और इस ज़िम्मेदारी का भाव सभी जजेस को होना चाहिए। जब आप सीनियर हो जाते हैं तब तो आप बहुत कुछ समझ जाते हैं, लेकिन जब आप कनिष्ठ जज होते हैं, छोटे जज होते हैं, जूनियर जज होते हैं, तो शायद आपको ये पता नहीं होता और उसमें गलतियाँ भी होती है। इसलिए ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि एक रिस्पॉन्सिबल पोस्ट है, तो वी हैव टू बी ऑब्जेक्टिव और हमें न्याय करना है, तो हम ऐसा पक्षपात वाला काम ना करें और कहीं न कहीं आप पे कुछ निर्बंधन भी आरोपित हो जाते हैं कि आपको ये नहीं करना है, वो नहीं, बहुत सारे प्रोफ़ेशनल रूल्स हैं, आपके सर्विस रूल्स हैं, उनका आपको पालन करना होता है, तो ये तो परिवर्तन आता है। राइट सर। सर एक लास्ट गोल्डन एडवाइस उन जुडिशियल एस्पिरेंट्स के लिए जो तैयारी कर रहे हैं अब जुडिशरी की, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? यही कि यदि उन्होंने ठाना है तो हिम्मत नहीं हारना है, सतत प्रयास करना है और सही दिशा में लगे रहना है। कहते हैं ना, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, तो गॉड डिस्पोजेस ये हर के साथ नहीं होता है। यदि आप लगे रहेंगे, आपने विवेकानंद का वो कथन पढ़ा होगा जिसमें उन्होंने कहा कि भाई तुम उठो, जागो और तब तक चलो। मैं पूरी बात नहीं बोल रहा हूँ, जब तक तुम्हारा उद्देश्य प्राप्त ना हो जाए। तो देखो, इस बात को ध्यान रखो कि यदि तुम्हें जज बनना है, तो कहते हैं ना, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तो आप वो गोल लेके चलो और देखो, मेहनत तो करनी पड़ेगी, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड लेबर, बट सिंसियर एफर्ट्स चाहिए, सही दिशा निर्देश चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा और एनवायरनमेंट को पॉजिटिव बनाओ। कोई निगेटिव बातें करता है उसको दूर करो, क्योंकि देखो, परीक्षा की तैयारी करने में समय लग जाता है।
तो 2 साल लगे, 3 साल लगे या 4 साल लगे, हिम्मत नहीं हारना है और सतत प्रयास में लगे रहना है। आप ज़रूर जज बनेंगे और हम आपको जज बनाएँगे। वाओ सर, थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग टू आवर शो। मुझे तो बहुत ही मज़ा आया सर से बात करके, और मैंने 3 क्वालिटीज़ जो आज मैं इस पॉडकास्ट में सर के साथ लेके जा रही हूँ, वो है डिसिप्लिन, फोकस और पेशेंस। सर ये पूरे पॉडकास्ट में मैं यही ऑब्जर्व कर रही थी कि कैसे आप मतलब फोकस होके बात कर रहे थे। चलिए, आपको भी अगर कुछ क्वेश्चंस हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है ऐसे ही अच्छे-अच्छे पॉडकास्ट लाने की। थैंक यू सो मच एवरीवन।